नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल और आज की तारीख है 15 मई 2026, दिन है शुक्रवार। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार पर। सबसे पहले पहली खबर जो आ रही है वो हरियाणा की नगर निगम चुनाव से रिलेटेड है। अंबाला सोनीपत से पंचकुला तक हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। रेवाड़ी और सांपला भी फतह कर लिया। हरियाणा के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने सोनीपत, पंचकुला, अंबाला समेत ज्यादातर सीटों पर विजय फहराई है। बीजेपी ने उकलाना के अलावा सभी नगर निकायों में बड़ी जीत दर्ज की। उकलाना में 23 साल के शातिर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नगर समिति के अध्यक्ष पद पर जीत पाई है। भाजपा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला नगर पालिका समिति अध्यक्ष पद पर भी झंडा गाड़ा। कांग्रेस ने सांपला नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा था। इनेलो और आम आदमी पार्टी आप ने कुछ जगहों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। हरियाणा के सभी 11 नगर निगम पर भाजपा अब काबिज है और फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, पानीपत, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, सोनीपत के साथ साथ मानसर में भी बीजेपी का मेयर है। हरियाणा की 23 नगर परिषद और 53 से अधिक नगर पालिका है और 8 नगर निगम में बीजेपी के मेयर पहले ही चुने जा चुके हैं। अब सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में पार्टी जीती है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। क्यूबा एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। क्यूबा में डीजल की एक बूंद भी नहीं बची। हर दिन 20 से लेकर 22 घंटे तक कट रही है बिजली और वजह अमेरिका है। क्यूबा इस समय अपने सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की ऊर्जा मंत्री ने खुद मान लिया कि अब क्यूबा के पास डीजल और फ्यूल ऑयल बिल्कुल नहीं बचा है। राजधानी हवाना में लोग रोज 20 से 22 घंटे तक अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। बिजली, खाना, दवा और परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। क्यूबा सरकार इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी प्रतिबंधों और ईंधन नाकेबंदी को बता रही है, जबकि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्यूबा के ऊर्जा और खनन मंत्री विसेंट डे लाउ ने बुधवार को कहा कि देश में डीजल और फ्यूल ऑयल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने एक सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास बिल्कुल भी फ्यूल ऑयल नहीं है और बिल्कुल भी डीजल नहीं बचा। उन्होंने ये भी कहा कि देश की बिजली व्यवस्था भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, कुछ भी रिजर्व नहीं है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार इस हफ्ते और पिछले हफ्ते हवाना में बिजली कटौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई इलाकों में तो रोज 20 से लेकर 22 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं। इससे पहले ही खाने, ईंधन और दवाओं की कमी झेल रहे लोगों को मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस समय देश का बिजली ग्रिड सिर्फ घरेलू कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के सहारे चल रहा है। क्यूबा में पिछले 2 सालों में 1300 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता तैयार की है, लेकिन ईंधन संकट और बिजली ग्रिड की अस्थिरता के कारण उसका बड़ा हिस्सा सही से इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। इससे उत्पादन और क्षमता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रंप के चीन के दौरे की। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में टपक रहे हैं मीठे बोल। मिलकर बोले, हमें दुश्मन नहीं पार्टनर होना चाहिए। बीजिंग के भव्य गेट हॉल ऑफ द पीपल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच अहम बैठक हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। बैठक की शुरुआत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की और सहयोग बढ़ाने की बात की। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया इस समय एक नए चौराहे पर खड़ी है और चीन और अमेरिका को विरोधी नहीं बल्कि साझेदारी की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने थ्यूसिडिज ट्रैप का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी ताकतों के बीच टकराव से बचना बेहद जरूरी है। वहीं ट्रंप ने जिनपिंग को महान नेता बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार और कारोबार को लेकर नई संभावनाएं
बन सकती हैं। ट्रंप के साथ साथ कई बड़े कारोबारी नेता भी चीन पहुंचे, जिसमें एलन मस्क, जेनसेन और टिम कुक भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुख चीन के साथ व्यापार बढ़ाने और बेहतर रिश्तों के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच बराबरी और सम्मान का आधिकारिक रिश्ता भी बताया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में किया गया एक बड़ा फैसला, जिसमें 37,500 करोड़ की कोयल गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की कोयल और गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में कोयले और लिग्नाइट से गैस उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का है और इस नई योजना के तहत करीब 75 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार प्लांट और मशीनरी लागत का लगभग 20% तक वित्तीय प्रोत्साहन देगी। कोयल गैसिफिकेशन के जरिए सिंथेटिक्स गैस तैयार की जाएगी, जिसका इस्तेमाल ओवरकन, मिथनॉल, अमोनिया और ईंधन बनाने में होगा। इससे एलएनजी, यूरिया, मेथनॉल जैसे उत्पादों के आयात में कमी आने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार इस योजना से ₹2 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश आकर्षित हो सकते हैं और लगभग 50,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। रूस बोला भारत तेल की चिंता बिल्कुल न करे। क्या रूस से तेल खरीदना जारी रख पाएगा भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल के कम इस्तेमाल की अपील के बाद रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि उसकी तेल आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले रूसी विदेशी मंत्री ने कहा कि कुछ वैश्विक ताकतें भारत रूस संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह सफल नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि रूस भारत के हितों की रक्षा करेगा और तेल सप्लाई जारी रखेगा। लावरोव ने अमेरिका को आरोप लगाते हुए कहा कि वह दूसरे देशों पर रूसी तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा है ताकि महंगा अमेरिकी तेल बेचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हमेशा स्वतंत्र नीति अपनाई है और खुद तय किया है कि उसे ऊर्जा किससे खरीदनी है। रूस ने भारत के साथ पुराने रक्षा और आर्थिक संबंधों का जिक्र भी किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक और कला शिरक्रोम निर्माण जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए रूस और पश्चिम एशिया ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। हालांकि कुछ विश्लेषणों का ये भी कहना है कि अमेरिका के बढ़ते दबाव और वैश्विक हालत के कारण भारत फिलहाल संतुलित रणनीति अपनाकर चल रहा है और रूस से तेल खरीद जारी रखते हुए भी खुलकर बयान देने से बच रहा है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में आंधी और पानी का कहर, अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी का आदेश, पीड़ितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीती रात आंधी और आकाशीय बिजली और तेज बारिश के कारण भीषण तबाही मचाई है। यूपी के कई जिलों में मौसम के प्रकोप से मृतकों का आंकड़ा अब तक 89 के पार पहुंच गया है। प्रयागराज, भदोही, कानपुर देहात, फतेहपुर समेत कई जिलों में ज्यादातर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालात को और गंभीरता से लेते हुए अफसरों को तत्काल राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीड़ितों की अनदेखी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को जमीन पर उतरकर आंधी पानी की आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद उपलब्ध करवाने का आदेश भी दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि जनहानि, पशु हानि और माल हानि नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मुआवजा पीड़ित को दे दिया जाए। सीएम योगी की तरफ से निर्देश मिलने के बाद राहत आयुक्त कार्यालय सभी जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीनियर अधिकारियों को मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए कहा गया है। योगी सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पीड़ित परिवार को राहत मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए।
वहीं आकाशीय बिजली गिरने और तेज आंधी की वजह से कई क्षेत्रों में मकानों, फसलों और पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। हालत के मद्देनजर प्रशासन को सावधान रहने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि रेस्क्यू और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद जल्द से जल्द मिल सके। अगली बड़ी और अहम खबर गुजरात से आ रही है। कोल तार से लदे टैंकर से टकराकर बस में लग गई भीषण आग, 4 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, 10 झुलस गए। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां बुधवार देर रात एक निजी लग्जरी बस डामर जो कि कोलतार से लदे टैंकर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बीच 4 यात्रियों की जिंदा जलने की खबर सामने है। इस हादसे में 10 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी एसएस भदौरिया के अनुसार यह दुर्घटना रात करीब 1:30 बजे चौटिल्या राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांगनी गांव के पास हुई। निजी लग्जरी बस अहमदाबाद से राजकोट की ओर जा रही थी। बस अपने आगे चल रहे डामर से भरे एक टैंकर से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत भीषण आग लग गई। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि घटना के बाद बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि यात्रियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उप जिलाधिकारी एच.टी. मकवाना ने कहा कि निजी बस और डामर से भरे टैंकर के बीच हुई इस टक्कर में 4 यात्री जिंदा जल गए। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 10 लोग झुलस गए हैं। मकवाना ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए राजकोट के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए चोटिला के एक अस्पताल में ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए थे और आग पर काबू पा लिया गया। अगली बड़ी खबर मुंबई शहर से। मुंबई में महंगी होगी सीएनजी, अब 84 रुपए किलो मिलेगी गैस। ऑटो का किराया बढ़ने के भी हैं आसार। मुंबई महानगर क्षेत्र में आज से सीएनजी के नए दाम लागू हो गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL ने सीएनजी की कीमत को 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। नई दर लागू होने के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत MMR के कई इलाकों में अब सीएनजी 84 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को 1 किलो सीएनजी के लिए 82 रुपए चुकाने पड़ते थे। सीएनजी की कीमत बढ़ने का असर सीधे तौर पर उन लाखों लोगों पर पड़ने वाला है जो रोजाना ऑटो, टैक्सी और सीएनजी वाहनों से सफर करते हैं। मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का एक बड़ा हिस्सा सीएनजी पर निर्भर है। ऐसे में किराए बढ़ने की संभावना भी तेज हो गई है। इधर सीएनजी की दरें बढ़ते ही ऑटो रिक्शा यूनियनों ने किराया संशोधन करने की मांग बढ़ा दी है। यूनियन का कहना है कि ईंधन के साथ साथ वाहन मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स व अन्य खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मौजूदा किराए में वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऑटो चालकों ने न्यूनतम किराए में कम से कम 1 रुपए की बढ़ोतरी का प्रशासन के सामने मांग रखी है। वहीं यात्रियों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट पर दबाव बना रखा है और अब सफर भी महंगा होने जा रहा है, तो रोजाना कामकाज के लिए यात्रा करने वाले लोगों के मन में डर है कि यदि ऑटो और टैक्सी के किराए में इजाफा होगा तो मासिक खर्च भी बढ़ जाएगा। हालांकि किराया बढ़ने पर अभी अंतिम फैसला परिवहन विभाग और संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन सीएनजी की नई कीमतों ने मुंबई महानगर में महंगाई और परिवहन लागत को लेकर बहस तेज कर दी है। एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकरार को लेकर ताइवान को लेकर तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है। ताइवान पर चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले, गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ कह दिया कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के रिश्ते की सबसे संवेदनशील कड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। चीन ने अमेरिका को 4 लाल रेखाओं की भी याद दिलाई, जिसमें ताइवान, मानवाधिकार, राजनीतिक व्यवस्था और चीन के विकास का अधिकार शामिल है। चीन ने साफ कहा कि इन मामलों में किसी भी तरह का
हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका लगातार ताइवान को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देता रहा है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई बैठक में व्यापार, टैरिफ, तकनीक, इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और जिनपिंग की यह मुलाकात आने वाले समय में अमेरिका और चीन संबंधों की दिशा तय करने के लिए अहम साबित होगी। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक के बारे में। गुरुग्राम के यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा पेपर। दिनेश बिवाल के बेटे से पुरानी पहचान थी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान के कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर था, प्रश्न पत्र यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था। यश की पहचान विकास बिवाल से। आरोप है कि विकास के पिता दिनेश बिवाल ने प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी स्कैन करके उसका पीडीएफ तैयार कर लिया था। इसके बाद प्रश्न पत्र को हाथ से लिखकर और स्कैन कर सीकर के कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाया था। मामले की जांच कर रही राजस्थान एसओजी ने गुरुग्राम के फुरुख नगर इलाके में बीएएमएस छात्र यश यादव को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह उस नेटवर्क का हिस्सा था जिसने नासिक से आए प्रश्न पत्र को राजस्थान तक पहुंचाने में भूमिका निभाई थी। यश पहले सीकर में रह रहे कोचिंग कर चुका है, जिसके चलते उसका राजस्थान के कई जिलों में आना जाना था। सूत्रों के मुताबिक नासिक से पकड़े गए आरोपी शुभम खैरनार ने यश यादव को 15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। इसके बाद यश ने दिनेश और मांगीलाल बवाल को करीब 30 लाख रुपए में यह पेपर बेचा था। जांच से यह भी सामने आया कि यश के जरिए राजस्थान में कई छात्रों तक व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम, निजी संपर्कों के माध्यम से ये क्वेश्चन पेपर पहुंचाया गया था। छात्रों से इसके बदले 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूले गए थे। सीबीआई और राजस्थान एसओजी ने सीकर के कई कोचिंग संस्थानों के स्टाफ संचालकों से पूछताछ की है। छात्रों और आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं मनी ट्रेल की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक नेटवर्क में किन किन लोगों की भूमिका रही। सूत्रों का दावा है कि पूछगिछ के दौरान जयपुर के 2 भाइयों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लीक हुआ प्रश्न पत्र यश यादव से खरीदा था। वहीं शुभम खैरनार ने खुद को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड मानने से इनकार कर दिया है। जांच एजेंसियां पेपर लीक को मूल स्रोत तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हैं। साथ ही यह भी जांच कर रही हैं कि यश यादव का संबंध पहले सामने आए नीट 2024 पेपर के लिंक मामले से तो नहीं रहा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पोखरण दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश। बोले, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सामरिक ताकत और आत्मनिर्भरता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोखरण परीक्षण ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से जुड़े फैसलों को लेकर पूरी तरह सक्षम है। कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और देश की सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों के योगदान को याद करते हुए कहा कि पोखरण परीक्षण भारत के आत्मविश्वास शक्ति का प्रतीक है। वहीं रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की है, जिससे देश की रणनीतिक क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। गौरतलब है कि भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, जिनसे भारत को दुनिया की परमाणु शक्तियों में शामिल कर दिया गया था। अब बात करते हैं केरलम के नए सीएम की। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने राज्य में सीएम के नाम का किया ऐलान। केरल में कई दिनों से राजनीतिक हलचल, बैठकों और अंदरूनी खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला ले लिया। कांग्रेस नेतृत्व ने वीडी सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत मानी जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं दीपादास मुंशी, मुकेल वासनिक और अजय मक्कान ने उनके नाम के साथ साथ आधिकारिक ऐलान किया। कांग्रेस नेताओं की तरह से प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि वीडी सतीशन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और 4 मई को नतीजे घोषित किए गए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 10 दिन के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया है। इसी बीच अगली बड़ी
और अहम खबर का रुख करते हैं। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, नोट कर लो ये तारीख। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूचियों को और ज्यादा पारदर्शी व सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे एसआईआर कहा जाता है, के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आयोग ने 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से यह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया के तहत करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर जा जाकर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक हर चरण में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स बैठक में ईरान का यूएस इजराइल पर हमला, कहा इनकी हरकतों की निंदा करे सदस्य देश। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालिया संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ब्रिक्स देशों से खुलकर इसकी निंदा करने की अपील की है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कहा कि दुनिया एक नए वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसमें ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की भूमिका लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल में हाईकोर्ट पहुंची ममता के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, धक्का मुक्की भी हुई और बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है ऐसा भी बोला गया। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव बाद हुई कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकली, तभी वकीलों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नारेबाजी के दौरान कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच ममता ने वकीलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे मारा है। अदालत में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।